गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी को आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी RS प्री 2023 की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें आज का हमारा जो टेस्ट है वो 32 नंबर टेस्ट रहने वाला है। हम जो ये टेस्ट सीरीज है इसके साथ इसके बेस पे इसके आधार पर हम पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर करेंगे। देखिए, हमें टेस्ट देना है, टेस्ट के साथ हमें ये देखना है कि हमें किस टॉपिक से अच्छे मार्क्स है मिल सकते हैं, किसको हमें कितना टाइम देना चाहिए। तो हमारी टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है और आपकी जो तैयारी है उसको और बेहतर तरीके से हमें आगे चलाएंगे। लेकिन आपको करना क्या है, टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप खुद का रिवीजन करते रहिए। उन टॉपिक को रिवीजन मोड पर रखिए जिनसे क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा आते हैं। आप राजस्थान हिस्ट्री की बात करें तो आप उसमें आपके आधुनिक हिस्ट्री देख सकते हैं। उन टॉपिकों को अच्छे से रिवीजन करिए, 2-3 बार उनका रिवीजन कर दीजिए ताकि उनसे जो भी 5-6 क्वेश्चन बने आपके वो सारे के सारे सही हो। हम फिर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो उसमें जैसे आपका हो गया चित्रकला हो गई, आपका फिर साहित्य की बात करें भाषाएं बोलियां हो गई, तो उनसे क्वेश्चन बनते हैं तो उनको ज़्यादा मजबूत बनाइए। फिर आपके ज्योग्राफी के या फिर इको के आपके टॉपिक देखें तो उनसे आपके पर्यटन हो गया, खनिज हो गया, ये सारे जो होते हैं, आपकी जनगणना हो गई, आपके पशुधन हो गई, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है तो उनको और मजबूत बनाइए। इसी प्रकार आप राजस्थान पॉलिटी देखिए, राजस्थान करंट अफेयर, मतलब इन चीज़ों को आप इतना अच्छा करिए कि आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं वो गलत ना हो। तो हम आपके जो टेस्ट है वो लेते हैं, वीकली हमारा टेस्ट चलता रहता है 7 दिन। तो अब से हम करेंगे कि जो हमारे 5 दिन तो टेस्ट हम मिक्स रखेंगे। आपके सैटरडे और संडे को इस दिन हम उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को है वो कवर करेंगे जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इससे होगा क्या कि आपका भी रिवीजन होगा। अब आप जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो उससे आपको पता चल गया कि किस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चंस है वो बनाया जाता है। तो अब मैं आपको सैटरडे को जो टेस्ट लूँगी, जिस टॉपिक का लूँगी वो शुक्रवार को मैं आपको बता दूंगी कि आप इस टॉपिक का रिवीजन करके आइएगा। कल हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। हम 1 या 2 टॉपिक को हर शनिवार रविवार है वो कवर करेंगे। इस प्रकार हम सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो कवर कर लेंगे, ताकि जो हमारा टारगेट है 100+ मार्क्स लाने वाला वो जल्दी ही हमें कंप्लीट करें। तो चलिए, आज का जो हमारा टेस्ट रहने वाला है वो हमारा राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का टेस्ट रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आपको क्लास है वो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कर ले, ताकि ये टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करे। तो चलिए हमारे टेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट टेस्ट है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल विराट के बारे में निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। यह जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित लोहा युगीन सभ्यता है। ये बिल्कुल सही है, जयपुर में है। जयपुर के शाहपुरा में बाणगंगा नदी के किनारे है और लोहा युगीन सभ्यता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ से युगीन है, लोहा युगीन है, ये चीजें। इसका प्राचीन नाम विराटनगर था। महाजनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1936-37 में नील रतन बनर्जी द्वारा किया गया था। ये इन्होंने यहाँ पे गल दे दिया। उत्खनन तो हुआ था 1936-37 में, लेकिन नील रतन बनर्जी है उनके द्वारा नहीं हुआ था। जो 1936-37 में उत्खनन हुआ था वो दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था, दयाराम साहनी के द्वारा। तो इसे आप नोट डाउन करें, ठीक है। फिर आगे जब इसका उत्खनन 1962 से 63 में हुआ था, उस टाइम में इसका उत्खनन है वो नील रतन बनर्जी और इनके साथ साथ जो कैलाशनाथ दीक्षित उन्होंने किया था। तो आपका जो ऑप्शन थर्ड है वो असत्य दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। इसके साथ यहाँ से मौर्यकालीन तथा इसके बाद के समय के अवशेष मिले, ये भी बिल्कुल सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कछवा वंश की राजधानियों का प्रथम से अंतिम का सही क्रम बताइए। कि सबसे पहले कछवा राजवंशों ने किसे अपनी राजधानी बनाया, उसके बाद और अंतिम उनकी राजधानी कौन सी रही थी, तो हमें ये इसमें बताना है। अगर हम कछवा राजवंश की नींव की बात करें,
कछवार राजवंश की नींव है वो 1137 में ढूंढाड़ में पड़ी थी। ठीक है, जो दुल्हे राय थे, उन्होंने सबसे पहले जो अपनी राजधानी है वो दौसा को बनाया था। सबसे पहले किसे बनाया था? दौसा को बनाया था। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है, इसमें सबसे पहले दौसा ऑप्शन 2 ही दे रखा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 2 हो जाएगा। दुल्हे राय ने दौसा को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया, फर्स्ट राजधानी बनाया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया? दुल्हे राय ने जो भंडारेज व माची के मीणा थे, क्या थे? भांडरेज एंड माची के मीणा थे, उनको पराजित किया और उसके बाद उनको पराजित कर अपने अधीन कर लिया था। और जो जमुआ रामगढ़ उसे अपनी दूसरी राजधानी बना लिया। तो पहली राजधानी दौसा, दूसरी राजधानी कौन सी थी? दूसरी राजधानी थी जमुआ रामगढ़। भांडरेज और माची के जो मीणा थे उनको अपने अधीन कर पराजित कर इन्होंने जमुआ रामगढ़ को राजधानी बनाया। उसके बाद दूसरे शासक आए थे कोकिल देव थे। इन्होंने 1207 ईस्वी में, कब? 1207 ईस्वी में जो आमेर के मीणा थे उनको हराकर आमेर को अपनी राजधानी बना लिया। तो इन्होंने आमेर को बना लिया। और आमेर, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट रहता है कि आमेर है वो कछवाओं की राजधानी है, वो कब तक रही थी? तो ये 1727 ईस्वी तक रही थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट डाउन करना। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि आमेर कछवा राजवंश की राजधानी कब तक रहा? तो 1727 तक रहा। जब 1727 में जो जय सिंह द्वितीय थे, उन्होंने जयपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तब तक 1727 तक आमेर राजधानी रहा था। तो पहले दौसा, फिर जमुआ रामगढ़, फिर आमेर और फिर जयपुर। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन राजस्थान में सैन्य अवस्था में घुड़सवारों की श्रेणियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प है वो सही दे रखा है? इसमें है, उन्होंने घुड़सवारियां थी, तो उन घोड़ों की संख्या के आधार पर घुड़सवारों को अलग अलग श्रेणियां दी हुई थी। तो वो श्रेणियां इन्होंने दी हुई है। हमें पूछा है कि ये कौन सी श्रेणी है, वो इन्होंने सही दे रखी है। घुड़सवार होते थे, उनकी 4 श्रेणियां थी। पहली थी उनकी यक्ष अस्पा होती थी। जिस घुड़सवार के पास है वो एक घोड़ा होता था, उसे क्या बोला जाता था? तो उसे यक अस्पा बोला जाता था। फिर आता था दो अस्पा, 2 घुड़सवारों के पास एक घोड़ा नहीं, जो एक घुड़सवार होता था उसके पास 2 घोड़े होते थे, उसको बोला जाता है दो अस्पा। उसके बाद आता था सिंह अस्पा वह घुड़सवार जिसके पास 3 घोड़े होते थे, तो इसने ये राइट दे रखा है, ऑप्शन है 4th। उसके बाद आता है निम अस्पा जब 2 घुड़सवार होते थे, 2 है वो घुड़सवार होते थे और उनके पास है वो एक घोड़ा होता था। 2 घुड़सवारों के पास एक घोड़ा होता था, तो वो होता था निम अस्पा। तो अगर आपसे ये कहीं आपसे आगे आ जाए तो आप याद रखना, यक अस्पा मतलब एक घोड़ा होता था, दो अस्पा एक घुड़सवार के पास 2 घोड़े होते थे, सिंह अस्पा का मतलब था एक घुड़सवार और 3 घोड़े, और निम अस्पा का नाम था कि 2 तो घुड़सवार होते थे, उनके पास एक ही घोड़ा होता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोट फर्स्ट और कोट सेकंड को सुमेलित कर सही विकल्प चुनना है। इस साइड है वो किसान आंदोलन दे रखे हैं और इस साइड है वो किसान जो शहीद हुए थे उनके बारे में दे रखा है। तो हमें इन किसान आंदोलनों के बारे में देखना है। पहले तो हम देखेंगे कि इन जो किसान आंदोलन थे इनमें कौन कौन से जो आपके हुए थे, कोई इनमें जो शहीद हुए थे वो किस कांड के तहत हुए थे, इसमें क्या हुआ था, वो हम इस चीज़ में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेगू किसान आंदोलन है। इसमें कौन हुए थे? इसमें रूपा जी व करपा जी है, इसमें शहीद हुए थे। तो ए में क्या आ जाएगा? 3rd आ जाएगा। आपको पता है 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था। गोविंदपुरा यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे हुआ क्या था कि किसान एकत्रित हुए थे। उसी समय जो ट्रेस के आदेश पर, किसके आदेश पर? ट्रेस के आदेश पर किसानों पर गोलियां चला दी गई थी, जिसमें रूपाजी धाकड़ और करपाजी धाकड़ 2 किसान है वो शहीद हो गए थे। कब? 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा हत्याकांड। अगला है बर्ड ये है, ये बूंदी में था। तो इसमें कौन कौन से हुए थे? इस किसान आंदोलन में नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर,
इसका कब, इनका 2 अप्रैल 1923 में बूंदी में एक डाबी नामक स्थान पर, बूंदी में डाबी नामक स्थान पर किसानों की सभा हो रही थी। वहां पे जो पुलिस अधीक्षक था इकराम हुसैन, कौन है, इकराम हुसैन, इकराम हुसैन है, उसने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर थे, वो उसी घटनास्थल पर है, वो क्या हो गए, शहीद हो गए। और ये भी है कि ये जो हुए थे नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर, ये झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। तो अगर आपसे पूछ भी ले तो आप इसका राइट आंसर करना। तो आपका जो डाबी हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, 2 अप्रैल 1923 में हुआ था। अगला है सिक्कर किसान आंदोलन। सिक्कर किसान आंदोलन के अंदर कुंदन गांव में हुआ था। तो इसमें चेतराम जी और टीकूराम जी ये शहीद हुए थे। तो ये कब हुआ था, जो सिक्कर आंदोलन है उसमें 25 अप्रैल 1935 में, कहाँ पर, कुंदन गांव में। यहाँ पे एक धापी दादी नाम से एक औरत थी, धापी दादी, उन्होंने लोगों को उत्साहित कर दिया था कि हम है वो लगान नहीं देंगे। इस वजह से किसानों ने लगान देने से मना कर दिया और फिर पुलिस आई और पुलिस ने किसानों पर गोलियां चला दी। उसमें 4 किसान है वो शहीद हुए थे। तो इसमें तो 2 दे रखे हैं, चेतराम, टीकूराम, इनके साथ साथ एक तो तुलसाराम थे। क्या थे, तुलसाराम, नोट डाउन कर लेना, तुलसाराम। और दूसरे जो चौथे है वो कौन थे, आसाराम। तो ये 4 किसान थे जो कि सिक्कर आंदोलन हुआ था, उसमें ये है वो कुंदन गांव में, यानी कुंदन हत्याकांड था उसमें हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो ये तो मैंने आपको सीधा इस साइड किसान आंदोलन दे दी, इस साइड शहीद किसान थे उनके बारे में पूछ लिया। कई बार है जो ये हत्याकांड है इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि एक साइड तो है ये किसान आंदोलन दे रखे हैं, एक साइड है वो हत्याकांड दे दिया, उन्हें बोलते हैं कि किस किसान आंदोलन में ये हुआ था, तो इनका मिलान पूछ लेते हैं। कई बार ये होता है कि इस साइड है वो हत्याकांड दे देते हैं और इस साइड है उनकी सन देते हैं, फिर उनका मिलान करवाते हैं। तो इस प्रकार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से नोट डाउन करके इनका रिवीजन करना है। इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2, कि ए में 3rd, बी में 1st और सी में 2। तो राइट आंसर ऑप्शन है 2 आ जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 1947 को किस प्रजामंडल में गांधी जयंती मनाई गई और जुलूस निकाला गया, जैसलमेर, मारवाड़, बीकानेर और जयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1st। जो जैसलमेर थे उसके जो मीठालाल व्यास, इनके द्वारा 1945 में और जोधपुर में 1945 में जोधपुर में जो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी उसमें ये किया गया था, गांधी जयंती बनाई गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1st। इसमें आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर 1947 को जब गांधी जी का जन्म दिवस था उस टाइम में जुलूस निकालने पर है वो लाठीचार्ज किया गया था, लाठीचार्ज है वो किया गया था। और स्वतंत्रता के पास जैसलमेर की जो सामरिक स्थिति थी उसके कारण भारत सरकार ने अपना एक प्रशासन भी यहाँ पे नियुक्त किया था। तो आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर 1947 को किस प्रजामंडल में गांधी जयंती मनाई गई और जुलूस निकाला गया था, जैसलमेर प्रजामंडल में। किसने, मीठालाल व्यास ने 1945 में जब जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो आपको ये भी याद रखना है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1945 में हुई, कहाँ पर हुई, जोधपुर में। राइट आंसर ऑप्शन 1st। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा व कहाँ की गई, दिल्ली में जमनालाल बजाज जी के द्वारा, उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा, जयपुर में अर्जुनलाल सेठी जी, वर्धा में विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th, वर्धा महाराष्ट्र से और विजय सिंह पथिक। इन्होंने 1919 में विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, कहाँ पे, वर्धा महाराष्ट्र में। और एक बात याद रखिएगा कि इन्होंने वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र है वो प्रकाशित किया था। उसके बाद 1925 में अजमेर से नवीन राजस्थान ये समाचार पत्र है वो प्रकाशित किए थे। तो जो वर्धा से राजस्थान केसरी और जो नवीन राजस्थान ने जो समाचार पत्र प्रकाशित किए थे, इनके माध्यम से इन्होंने जो बिजोलिया ठिकाना था,
बिजोलिया ठिकाना था, उसके जो अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचारों को उजागर किया था। तो अगर आपसे पूछ ले कि बिजोलिया ठिकाने पर हो रहे अत्याचारों का उजागर किस समाचार पत्रों में किया गया, तो आपको बताना है राजस्थान केसरी जो वर्धा से प्रकाशित हुआ और अजमेर से नवीन राजस्थान, इन दोनों से इनके अत्याचारों को उजागर किया गया। एक क्वेश्चन है वो कई बार पूछ लिया जाता है कि जो वर्धा में आपके राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी उसको कब है वो अजमेर में स्थानांतरित किया गया, तो इसको 1920 में, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी, फिर 1920 में है इसको अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे कई ऑप्शन में 4-5 है वो समाचार पत्र दे देते हैं, उसमें से पूछ लेते हैं कि इनमें से किस किस समाचार पत्र का प्रकाशन है वो अजमेर से किया गया है, ये भी आपसे पूछ लेता है। तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कौन कौन से थे। इसमें 3 समाचार पत्र थे, कौन से, एक तो मैंने अभी बताया नवीन राजस्थान, उसके बाद तरुण राजस्थान और इसके बाद नव संदेश राजस्थान। तो ये 3 जो आपके समाचार पत्र थे, इन तीनों समाचार पत्रों का जो प्रकाशन है वो अजमेर से किया गया था। तो आपको ये याद रखना है अजमेर, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन है 4th हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के संबंध में असुमेलित तथ्य को छांटिए। इस साइड है वो एकीकरण के चरण दे रखे हैं और इस साइड है वो प्रधानमंत्री दे रखे हैं। हमें इनमें से असुमेलित बताना है कि किस में इन्होंने गलत दे रखा है। इसमें प्रथम जो चरण हुआ था उसमें प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, बिल्कुल सही दे रखा है। दूसरे चरण में कौन थे, गोकुलाल असावा था, ये भी बिल्कुल सही है। तृतीय चरण में है वो भोगीलाल पांड्या, ये इन्होंने गलत दे दिया। तीसरे चरण में जो प्रधानमंत्री थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा, तो ये इन्होंने गलत दे दिया। अगला है कि चतुर्थ में हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तो चौथे चरण में, एकीकरण के चौथे चरण में जो प्रधानमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जो कि गलत दिया हुआ है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इंडियन स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। इनसे विजय सिंह पथिक से और भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह, ठीक है। दूसरा कि इनका है वो जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, अगला इनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ये कृषक जो बिजोलिया में आपका किसान आंदोलन हुआ था उसके नेतृत्व किया था उन्होंने। तो आपके जो किसान आंदोलन है उनका नेतृत्व करता थे इन्होंने। एक वीर भारत समाज का गठन किया गया था, तो यानी ये वीर भारत समाज के संस्थापक थे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने व्हाट आर द इंडियन स्टेट थी, इस पुस्तक की रचना है किसने की थी, विजय सिंह पथिक ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। तो इनसे ये 4-5 क्वेश्चन है, आपको अच्छे से ध्यान रखने चाहिए, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोटा चित्रशैली के संदर्भ में असत्य कथनों पर विचार कीजिए। महाराजा उमेद सिंह का काल है वो कोटा चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। तो इन्होंने बिल्कुल सही दिया है, जो महाराव उमेद सिंह थे उनका शासनकाल कोटा शैली का स्वर्ण काल है वो कहलाता है। अगला कि इन चित्रशैली में महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो अगर हम कोटा चित्रशैली की बात करें तो इसमें राजा थे, उन राजाओं के साथ साथ है वो रानियां थी, रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, इसलिए इस चित्रशैली को शिकार चित्रशैली भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि शिकार चित्रशैली किसे कहा गया है, तो आपकी कोटा चित्रशैली है उसको शिकार चित्रशैली भी कहा गया है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अगला है, रामलाल नामक चित्रकार ने रागमाला का चित्रण किया था। तो इन्होंने ये गलत दे दिया, यहाँ पे रामलाल नहीं होगा। जो रागमाला का चित्रण किया था वो थे डालू नामक चित्रकार। वो कौन थे? डालू थे। तो डालू नामक चित्रकार ने रागमाला
नामक आपका जो ग्रंथ था उसका चित्रण किया था। और इस ग्रंथ में जो अधिकांश चित्र थे वो कौन से थे, वो शिकार से संबंधित थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है फोर्थ, जिसमें सी है वो कि केवल सी है वो असत्य दिया गया है कि जो डालू नामक चित्रकार था उसने रागमाला का चित्रण किया था, रागमाला नामक ग्रंथ का, और उसमें अधिकतर जो चित्र थे वो शिकार पर ही आधारित थे। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। इसमें हमें सही तिथि क्रम पर बताना है कि पहले किसका किया जाता है उसके बाद किसका किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें तो आपका जो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, ये मई जून में किया जाता है। ये कब किया जाता है, मई जून में इसका आयोजन किया जाता है। इसे समर फेस्टिवल भी बोलते हैं, समर फेस्टिवल। और ये आजकल है वो माउंट आबू के साथ साथ कहाँ पे, जयपुर में भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला है ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव है ये बीकानेर में होता है और ये कब है, जनवरी में। अगला हाथी महोत्सव जयपुर, हाथी महोत्सव है वो जयपुर में होता है और ये कब है, मार्च में। ये कब है, मार्च में। उसके बाद मरु महोत्सव जैसलमेर, ये कब है, ये जनवरी लास्ट और फरवरी, जनवरी और फरवरी में, फरवरी में। तो इनका अगर हम सही क्रम देखें के आधार पर सही तिथि क्रम बताइए तो सबसे पहले आएगा जनवरी यानी आपका सी, उसके बाद आपका जनवरी फरवरी यानी आपका ए, उसके बाद में आपका जनवरी के बाद में मार्च यानी आपका बी, और उसके बाद में आपका आएगा डी, मई जून यानी डी। तो सी ए बी डी। तो आपका राइट आंसर इसमें से तो आपका कोई इसमें राइट नहीं दे रखा है, तो आपका राइट आंसर ये जिसमें होगा वही आपका राइट आंसर होगा। इसके साथ साथ कुछ होते हैं जैसे आपका शरद महोत्सव होता है। शरद महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये भी माउंट आबू में मनाया जाता है। माउंट आबू में ये कब मनाया जाता है, ये दिसंबर में मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव होता है, मारवाड़ महोत्सव जो कि आपके जोधपुर में मनाया जाता है और कब है, अक्टूबर में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे गणगौर महोत्सव, गणगौर महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, जयपुर में मनाया जाता है, जयपुर में। और कब है, ये मनाया जाता है आपके मार्च और अप्रैल में, मार्च और अप्रैल। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ऐसे कुछ जो इम्पोर्टेंट जो आपके पर्यटन विभाग द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव या महोत्सव है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ये जिस ऑप्शन में दिया होगा वही होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन छतरियों का निर्माण है वो सांझा द्वारा करवाया गया। 32 खंभों की छतरी, नटनी की छतरी, कपूर बाबा की छतरी और घास फूस की छतरी। तो हम सांझा के बारे में बात करें तो उन्होंने एक तो आपके 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में। किन के लिए जो जगन्नाथ कछुआ थे, जगन्नाथ कछुआ, कछुआ थे, इनकी है ये आपकी 32 खंभों की छतरी जो कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। और इस छतरी को है वो हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य का अनूठा उदाहरण माना जाता है। हिंदू व मुस्लिम स्थापत्य का अनूठा उदाहरण इसको माना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछुआ की ये छतरी है, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का अनूठा उदाहरण माना जाता है। निर्माण है वो सांझा के द्वारा करवाया गया। दूसरी छतरी कपूर बाबा की छतरी, जो कपूर बाबा थे उनके सम्मान में शाहजहां ने इनके छतरी का निर्माण करवाया था। और ये करवाया था उन्होंने जो उदयपुर है, उदयपुर शहर के मध्य में जो जग मंदिर है उस जग मंदिर के समीप इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये भी आपको याद रखनी है। तो दो छतरियाँ, 32 खंभों की छतरी और कपूर बाबा की छतरी, ए और सी आपका राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, चिकारा किससे बनाया जाता है। केर की लकड़ी, इस्पात का बर्तन, कांच का बर्तन और नीम की लकड़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केर की लकड़ी होती है उससे चिकारा वाद्य यंत्र है वो बनाया जाता है। इसका जो एक सिरा होता है वो प्याले का आकार का होता है। किसके, प्याले के आकार का होता है। जो ये आपका चिकारा होता है इसमें 3 तार होते हैं,
3 तार होती हैं। और ये जो आपका मुख्यतः पूछ ले आपका तो चिकारा है मुख्यतः अलवर भरतपुर क्षेत्र का वाद्य यंत्र है, अलवर भरतपुर क्षेत्र का, भरतपुर क्षेत्र का। और वहाँ के जो जोगी हैं उनके द्वारा है ये जो पौराणिक गाथाएं होती हैं, लोक गाथाएं होती हैं, उनको गाते समय इसको बजाया जाता है। तो चिकारा है केर की लकड़ी से बनता है, प्याले के आकार का होता है, 3 तार का होता है। अलवर भरतपुर क्षेत्र में जोगियों के द्वारा जो पौराणिक लोक गाथाएं होती है उनके गायन के साथ बजाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिर के आभूषण का सही युग्म है। अब सिर के आभूषण कौन कौन से होते हैं, जैसे काचर, मेमद, गोफण, बोरला, टीकड़ा, ये कुछ आभूषण होते हैं जो किसके होते हैं, सिर के आभूषण होते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि काचर, झालरा, नोगरी नहीं, काचर, गोफण, मेमद, बोरला, तो ये है। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन है 2। अब इसमें जैसे झालरा दे रखा है और निबोली दे रखी है, तो झालरा और निबोली होते हैं, ये किसके होते हैं, गले के आभूषण होते हैं। गले के आभूषण में झालरा और निबोली। तो अगर ये भी आपसे पूछ ले तो ये किसके गले के आभूषण होते हैं। अगर हम नोगरी की बात करें और हम किसकी बात करें, हम खंजरी की बात करें, नोगरी और खंजरी ये है, ये हाथ के आभूषण होते हैं। हाथ के कौन कौन से, खंजरी और नोगरी ये किसके, हाथ के होते हैं। और हम टनका की बात करें और इसके साथ साथ नखलियों की बात करें तो ये दोनों होते हैं, ये होते हैं दोनों पैर के आभूषण, पैर के आभूषण। तो इसमें जितना भी दे रखा था मैंने सारे आपको बता दिए कौन से सिर के, पैर के, हाथ के और गले के आभूषण होते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक देवता बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर में रामदेव जी की प्रतिमा की लंबाई है वो कितनी है। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछे तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 110 फीट की। रामदेव जी की जो ये मंदिर है ये 110 फीट की, कहाँ पे है, बाड़मेर में। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। इसमें इस साइड है वो हमें मंदिर दे रखे है और इस साइड स्थान दे रखा है, हमें बताना है कौन सा मंदिर है वो किस स्थान पर स्थित है। सबसे पहले रुणेचा का मंदिर हम सभी को पता है कि ये जैसलमेर में है। अगला आता है बिराटिया का मंदिर, तो बिराटिया का मंदिर है वो कहाँ पे है, ये पाली में है। छोटा रामदेवरा गुजरात में है और रामदेव धाम या सुरता खेड़ा है वो कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में है। तो इसमें हमें किन किन का पता था, हमें 2 का पता था, रुणेचा का मंदिर जैसलमेर में यानी ए में बी आएगा, तो ए में बी, सी और डी में यानी बी और ए तो एलिमिनेट हो गए। छोटा रामदेवरा डी गुजरात में, तो इसमें क्या आना चाहिए, यानी 3 में डी आना चाहिए, 3 में डी 1 में ही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रकार हम क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके इनके ऑप्शन को क्वेश्चन सही कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। अब हम याद कर लेंगे कि बिराटिया का मंदिर पाली में है और रामदेव धाम सुरता खेड़ा है वो कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, गोगामेडी का आधुनिक निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। राव चुंडा, महाराणा सांगा, राव जोधा और महाराजा गंगा सिंह। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, इस साइड लोक देवता दे रखे हैं, इस साइड उनके वंश दे रखे हैं, हमें सुमेलित करना है और फिर हमें ऑप्शन में इस कूट में हमें राइट आंसर करना है। सबसे पहले हमें दे रखा है पाबू जी, तो पाबू जी है ये राठौड़ वंश के थे। उसके बाद गोगा जी चौहान वंश के थे। हम बात करें हड़बू जी की, तो हड़बू जी है वो किस वंश के थे, आपके ये थे आपके सांखला वंश के। और रामदेव जी हैं ये क्या थे, तंवर थे। तो इस प्रकार ए में हमारा क्या आएगा, सी। तो ए में सी है वो ऑप्शन सी में 1 में ही दे रखा है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, श्री रामदेव जी री वेली के लेखक कौन है। पूनमचंद, हरजी बाटी, ठाकुर रुद्र सिंह तोमर और पुरोहित
राम सिंह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरजी भाटी है वो श्री रामदेव जी रिवेली के लेखक है। अब आपको जो हमारे लोक देवी देवता है, तो मैं लोक देवता के कई क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं, तो आपको पता चल गया कि जो हम लोक देवता टॉपिक पढ़ेंगे उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप रिविजन करेंगे तो इस प्रकार में जो क्वेश्चन, जो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे दिखेंगे, ये पॉइंट वहाँ पे दिखेंगे, तो आपका सीधा ध्यान जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उसे अच्छे से रिवाइज करेंगे। यही फायदा होता है हमारे इस प्रकार की टेस्ट सीरीज को सोल्व करने का। क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में हमें क्वेश्चन का पता चलता है किस प्रकार ये क्वेश्चन बनता है, किस लैंग्वेज में बनता है, हमें इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसी चीज़ के लिए ये आपकी टेस्ट सीरीजें लाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। इस साइड है वो दे रखे हैं कि कौन कौन सी जाति या जो भक्त है वो दे रखे हैं, और इनमें दे रखा है किस देवता के ये पुजारी होते हैं। सबसे पहले दे रखा है चायल। तो हमें ये बताना है कि जो चायल होती है ये कौन होती हैं। तो चायल आपके होते हैं ये गोगा जी के मुस्लिम पुजारी होते हैं। तो आपका ए में आ जाएगा डी। ए में डी की बात करें तो फर्स्ट में नहीं है, ये नहीं हो सकता। दूसरा हो सकता है सी, ये नहीं हो सकता, और चौथा हो सकता है। अगला आता है हमारा घोड़ला। तो घोड़ला है ये तेजा जी के पुजारी होते हैं, तेजा जी के पुजारी होते हैं, यानी 2 में सी आएगा। तो 2 में सी है आपका ऑप्शन है डी। तो आपका बी भी नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। फिर अगर हम देखें कि रीखिया, यानी 3 में क्या आएगा, तो इसमें रीखिया होती है रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको रीखिया बोला जाता है। ऊंटों की जो पालक जाति होती है उसको क्या बोला जाता है? राइका। तो 4th में बी। अगर हमें एक भी चीज़ पता है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि जो ऊंटों की पालक जाति होती है उससे रैबारी या राइका बोलते हैं, तो 4th में बी देख के भी हमारा ये राइट आंसर हो सकता था। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। कुंडा पंथ है दक्षिणी मार्गी पंथ, वाम मार्गी पंथ, नाथ पंथ और एक खालसा पंथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुंडा पंथ है वो वाम मार्गी पंथ है, राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। तेजा जी के संदर्भ में जो असंगत युग्म है उसे बताइए। निर्वाण है वो सुरसरा नामक स्थान पे हुआ था। जन्म स्थली है वो खरनाल है। कर्म स्थली है वो सेंद्रिया है, और इनमें से कोई नहीं। तो इनका निर्वाण सुरसरा अजमेर बिल्कुल सही है। जन्मस्थली करनाल ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो इनका ऑप्शन सी है वो गलत दे रखा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ स्थित है? सांथू जालोर में, स्यालोदड़ा सीकर में, पोसालिया सिरोही में, और जोरडा नागौर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। पोसालिया सिरोही में भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। कल्लाजी राठौड़ से संबंधित सत्य कथन हमें बताना है। इनकी ख्याति 4 हाथ वाले देवता के रूप में है। चित्तौड़ के दूसरे साके में ये वीरगति को प्राप्त हुए। इनकी सिद्ध पीठ है वो रनेला उदयपुर में है, और सामलिया डूंगरपुर में इनके काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर हम कल्लाजी राठौड़ के बारे में बात करें तो इनकी ख्याति 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में बिल्कुल सही है। इनकी सिद्ध पीठ रनेला उदयपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है, और सामलिया डूंगरपुर में इनके काले पत्थर की प्रतिमा बनी है, ये भी सही है। यानी पहला कथन, तीसरा और चौथा ये सही है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। राठली जोहड़ी का युद्ध किस लोक देवता से संबंधित है? बाबा रामदेव जी, वीर बिगा जी, बाबा झुंझार जी और वीर फत्ता जी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, जो राठली ऑप्शन है, सॉरी आपका ऑप्शन है सी, ऑप्शन है सी। राठली जोड़ी का जो युद्ध है वो वीर बिगा जी से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन जो ये सी हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़े, हमारा अगला कथन क्वेश्चन। देवनारायण जी के संबंध में सत्य कथन चुनिए। इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। इन्हें विष्णु का अवतार माना गया। इनकी फड़ पर भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2011 को डाक टिकट है वो जारी किया गया। इनकी फड़ का वाचन थोरी व आयड़ जाति के भोंपों द्वारा किया जाता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है, हमें सत्य कथन चुनना है। तो इनके बचपन का नाम उदय सिंह था।
तो कथन फर्स्ट इनका बिल्कुल सही है। बचपन का नाम है वो उदय सिंह था और इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और इनकी फड़ पर भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2011 को डाक टिकट जारी किया गया, ये गलत है। डाक टिकट है वो 2010 में जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया? तो जो केंद्र सरकार का जो संचार मंत्रालय है, केंद्र सरकार का जो संचार मंत्रालय है उसके द्वारा 2010 में डाक टिकट जारी किया। कितने रुपए का? 5 रुपए का। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला है कि इनकी फड़ का वाचन थोरी व आयड़ जाति के भोंपों द्वारा किया जाता है, नहीं, ये भी गलत है। जो इनके फड़ है उनका जो आपका वाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है? गुज्जर जाति के भोंपों के द्वारा, यानी गुज्जर भोंपों के द्वारा किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र पूछ लिया जाता है, किस वाद्य यंत्र के साथ? तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि राज्य की सबसे बड़ी फड़ होती है, तो राज्य की सबसे बड़ी फड़ है वो देवनारायण जी की होती है। सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जंतर वाद्य यंत्र सबसे बड़ी फड़, और ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार ये क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और इससे क्या पूछा जा सकता है? इनसे पूछा जा सकता है कि जो आपके देवनारायण जी है इनका जो मुख्य देवरा है वो कहाँ पे है, यानी मुख्य थान मान ले तो वो कहाँ पे है? वो आपके आसींद भीलवाड़ा में, आसींद भीलवाड़ा में है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, भीलवाड़ा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे बता दिए। तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट, आपका कथन 1 और 2 सत्य है, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी आ जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। लोक देवता क्षेत्रपाल जी को, इन्हें क्षेत्रपाल भी बोलते हैं, को राजस्थान की संस्कृति में ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। क्षेत्रपाल की राजसी प्रतिमा कितनी भुजाओं में होती है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4, 5, 6 और 12। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 6 भुजाओं में होती है। इनकी प्रतिमा है वो 6 भुजाओं में। राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए, इस साइड है वो लोक देवता दे रखे हैं और इस साइड है उनकी घोड़ियों के नाम दे रखे हैं, यानी उनके जो घोड़े, उनकी जो सवारी थी। पहला है पाबू जी। तो पाबू जी की बात करें तो इनकी थी केसरे कालमी। देवनारायण जी की बात करें तो इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलागर। देवनारायण जी की घोड़ी थी, उनका नाम था लीलागर। लीलागर जी, ये नीला घोड़ा था, नीला, तो इनका क्या नाम था? लीलागर। अगला है मेहाजी मांगलिया। अगर मेहाजी मांगलिया की बात करें तो ये इनकी क्या था? किरण काबरा। इनका क्या था? किरण काबरा। और तेजा जी की थी लीलण सिंगारी। तो इससे आप ए में, फर्स्ट में आपका बी आ जाएगा, तो फर्स्ट में बी है, आपके ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। असंगत को चुनिए। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, वीरमदेव को अर्जुन का अवतार, कल्ला जी को शेषनाग का अवतार और देवनारायण जी को विष्णु का अवतार। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि असंगत दिया हुआ है। पाबू जी को लक्ष्मण जी का, कल्ला जी को शेषनाग का, देवनारायण जी को विष्णु का अवतार, ये बिल्कुल सही है। गलत दिया हुआ है ऑप्शन बी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। मेलित करना है, इस साइड लोक देवता है, इस साइड उनके संबंधित स्थान दिए हुए हैं। सबसे पहले मल्लीनाथ जी के बारे में दिया गया है। तो मल्लीनाथ जी का जो प्रसिद्ध संबंधित स्थान है वो कौन सा है? तिलवाड़ा बाड़मेर, यानी ए में क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो फर्स्ट में डी है वो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। वीर फत्ता जी की बात करें तो सांथू गांव। डूंगर जी जवाहर जी की बात करें तो ये आ जाएगा बाठोड़ पाटोदा। और बाबा हरिराम की बात करें तो ये आ गया झारोड़। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारोड़ गांव कहाँ पे है? चूरू में। झारोड़ गांव है चूरू में, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध है वो कल्ला जी से नहीं है? गुरु जालंधर नाथ, किरणधारी, राव राणकदेव और राव अचला जी। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन आपका किरणधारी है, ये संबंधित थे, और राव अचला जी संबंधित थे, यानी ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड। तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड है ऑप्शन सी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि जो गुरु जालंधर नाथ और राव राणकदेव है ये कल्ला जी से संबंधित नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन।
सुमेलित करना है, लोक देवता दे रखे हैं और इस साइड मेले दे रखे हैं। तो हमें बताना है किस लोक देवता का मेला है वो किस तिथि और किस महीने माह में बढ़ता है। सबसे पहले है गोगा जी। तो गोगा जी का जो मेला है वो बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी 1 में ये आएगा। अगला है देवनारायण जी। देवनारायण जी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। बाबा रामदेव जी की बात करें तो इनका भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक, और वीर तेजा जी का भाद्रपद शुक्ल दशमी, यानी ए में 1 में ए, 2 में बी, 3 में सी और 4 में डी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। अब आप जो लोक देवता टॉपिक पढ़ेंगे आप अच्छे से इन पॉइंटों को याद करेंगे कि किस प्रकार है वो लोक देवता टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि हमें सैटरडे और संडे को है हम ये जो टॉपिक है वो लेके आएंगे, यानी एक दिन हम 2 टॉपिक करेंगे, उनसे क्वेश्चन बनाएंगे। पहले दिन मैं बता दूंगी कि आप इन टॉपिक का रिवीजन करके आइए, दूसरे दिन हम उसके क्वेश्चन करेंगे ताकि वो जो पूरा टॉपिक है वो हमारा एकदम अच्छे से कवर हो जाए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, रामदेव जी से संबंधित असंगत युग्म चुनिए। नेजा है वो पचरंगी पताका कहलाती है, जम्मा होते हैं वो भजन होती है, भक्तजन होते हैं उन्हें रीखिया कहा जाता है, और पर्चा होता है उसे चमत्कार कहा जाता है। तो असंगत इसमें कौन सा है? असंगत है ऑप्शन है बी। तो जो आपके भजन होते हैं उनको जमा नहीं कहा जाता। जो रामदेव जी के लिए जो आपके भाद्रपद दूज से एकादशी तक जो रात्रि जागरण लगते हैं, रात्रि जागरण किया जाता है, उस रात्रि जागरण को क्या बोला जाता है? जमा बोला जाता है। जो हमारे रामदेव जी है उनकी जो ये पत्र जो आपकी ये क्या है? पचरंगी पत्रका, यानी ये 5 रंग की या तो श्वेत होती है, ये सफ़ेद होती है, यानी श्वेत होती है, या फिर 5 रंगों की ध्वजा होती है, इसे बोला जाता है नेजा। और जो ध्वजा पर लाल रंग के कपड़े से रामदेव जी के चरण बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? चरण। किस रंग से? लाल रंग से। तो ये भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि ध्वजा पर रामदेव जी के चरण है वो लाल रंग से बनाए जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ला दूज होती है उसको क्या बोलते हैं? उसे बाबारी बीज भी बोला जाता है, बाबेरी बीज। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसको बोला जाता है। और जो ये पर्चा होते हैं तो ये जो रामदेव जी के चमत्कार होते हैं उनको पर्चा बोलते हैं, और इनके भजनों को क्या बोलते हैं? यहाँ भजन दे रखा है ना, तो इनके भजनों को बोलते हैं ब्यावले, भजनों को बोलते हैं ब्यावले। तो इनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। इनका मंदिर होता है, मंदिर, उसको क्या बोलते हैं? इनको देवरा बोलते हैं, देवरा भी बोल देते हैं, कई से देवल भी बोलते हैं, देवल। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। तो ये आपके मेन इसमें जो पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया, राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। इस साइड है वो जो हमारे लोक देवता है उनके बारे में विशेष चीज दे रखे हैं कि किस लोक देवता को कौन सा देवता माना जाता है, और इस साइड उन लोक देवताओं के नाम दे रखे हैं। हमें करना है सुमेलित। पहला है मीणा जाति के लोक देवता। तो जो गौतमेश्वर जी है इनको मीणा जाति के लोक देवता माना जाता है, यानी फर्स्ट में आ जाएगा डी। फर्स्ट में डी ऑप्शन सी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्वालों के लोक देवता है वो होते हैं देव बाबा। बरसात के जो देवता हैं वो होते हैं आपके बाबा मामदेव, और भूमि के रक्षक देवता होते हैं वो भोमिया जी। और भोमिया जी का जो मंदिर बनता है वो गाँव की बाहर साइड में बनता है, गांव के बाहर साइड में बनता है भोमिया जी का मंदिर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट 33 क्वेश्चन करवा दिए। कुछ क्वेश्चन आपके राजस्थान हिस्ट्री के थे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे ये आपके, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपके राजस्थान है आर्ट एंड कल्चर के। तो आप बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।